Hello students, in this video we will discuss about the federalism, the chapter number 2 of political science. Now first we have to look what is federalism. Federalism is a system of government in which the power is divided between the central authority and the various constituent units of the country. It means फेडरलिज्म या संघवाद सरकार का वो सिस्टम है जिसमें जो पावर है, गवर्नमेंटल पावर है, वो सेंट्रल अथॉरिटी, इट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में बांट दी जाती है, उसे फेडरलिज्म कहते हैं. In the previous chapter of political science, power sharing, we have discussed about the form of power sharing. Form of power sharing में हमने वर्टिकल पावर शेयरिंग पढ़ा था और उसमें ये पढ़ा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, यही फेडरलिज्म है. इसे ही फेडरलिज्म कहते हैं जब देश के अंदर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसमें गवर्नमेंट की पावर को एक सेंट्रल अथॉरिटी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो और उसके अलावा बाकी दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट हो, उसमें बांट दिया जाता है, उसे फेडरलिज्म कहते हैं. नाउ फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. Features of फेडरलिज्म. फेडरलिज्म के फीचर्स क्या क्या हैं? नंबर 1, there are 2 or more than level of government. फेडरलिज्म का फीचर है कि गवर्नमेंट जो है देश के अंदर कम से कम 2 लेवल की गवर्नमेंट हो. जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर इंडिया का एग्जांपल लें तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, और बाद में इंडिया में एक 3rd टियर गवर्नमेंट बनाई गई जिसे लोकल गवर्नमेंट कहा गया. तो पहला फीचर है कि देयर आर 2 or more levels of the government. Now, number 2, each level of government govern the same citizen. इट मीन्स जो भी लेवल की गवर्नमेंट होती है
वो सेम सिटीजन को गवर्न करती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम लोग गांव में रहते हैं तो गांव में लोकल गवर्नमेंट है। हम जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट है, एंड द सेंट्रल लेवल एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसे प्राइम मिनिस्टर चलाते हैं। तो लेकिन ये तीनों ही गवर्नमेंट हम ही को गवर्न कर रही हैं, इसलिए ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट, ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, बट ईच टीयर हैज इट्स ऑन ज्यूरिडिक्शन। लेकिन जितनी लेवल की भी गवर्नमेंट है उनका अपना ज्यूरिडिक्शन होता है। ज्यूरिडिक्शन मीन्स लीगल अथॉरिटी टू पावर द मेक लॉज, कानून बनाने की पावर ज्यूरिडिक्शन होती है। तो नंबर 2 हुआ कि जितनी लेवल की भी गवर्नमेंट होती है वो सेम सिटीजन को, उन्हीं लोगों को गवर्न करती है, और जितनी लेवल की भी गवर्नमेंट होती है देश के अंदर वो उनका ज्यूरिडिक्शन अलग होता है, उनकी लीगल अथॉरिटी, उनकी पावर अलग होती है, सबके पास अपनी अपनी पावर होती है। नाउ नंबर 3, ईच टीयर ऑफ ज्यूरिडिक्शन गवर्न, जितनी भी लेवल की गवर्नमेंट है उसका जो ज्यूरिडिक्शन है स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जितने लेवल की भी गवर्नमेंट है उनकी जो पावर है, उनकी जो लीगल अथॉरिटी है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पष्ट तौर से लिख दिया गया है, स्पेसिफाई कर दिया गया है, स्पेसिफाइड कर दिया गया है, जिससे कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। नाउ नंबर 4, fundamental provision of the Constitution cannot be changed, cannot be unilaterally changed by the one level of government. It means कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का जो मूलभूत आधार है, उसे कोई भी एक लेवल की गवर्नमेंट पूर्ण रूप से बदल नहीं सकती, उसमें चेंज नहीं कर सकती। उसके लिए क्या चाहिए? कंसेंट द ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इट मीन्स उसमें यदि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन में बहुत ज्यादा चेंज करना है, मूलभूत बदलाव लाना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का दोनों की परमिशन जरूरी है। यदि अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के मूलभूत ढांचे में कोई बदलाव करना चाहे तो नहीं कर सकती है, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन भी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट भी परमिट करेगी तभी कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव हो सकता है। मतलब कोई एक लेवल की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में मूलभूत ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने रिवेन्यू सिस्टम में चेंज किया था
तो उसमें पार्लियामेंट के अलावा देश के 22 स्टेट की गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया था। और वो कानून क्या था? GST। ये क्या था कि देश के अंदर जो जिन बेसिक बातों पे, मूलभूत बातों पे ध्यान रख करके कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, कोई भी एक लेवल की गवर्नमेंट उसमें अपने आप बदलाव नहीं कर सकती। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपने आप बदलाव नहीं कर सकती। उसमें सारे लेवल की जो गवर्नमेंट है उसका सहमति या वहां से पास होना जरूरी होता है। नेक्स्ट है नंबर 5, courts have the power to interpret the Constitution and power of government। इंटरप्रेट मीन्स एक्सप्लेन। और देश के अंदर जो जुडिशरी है, जो कोर्ट है, उसके पास ये अधिकार होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करे, उसको, उसके पावर को एक्सप्लेन करे। एंड जो पावर ऑफ द गवर्नमेंट है, ईच लेवल की जो गवर्नमेंट है उसकी पावर को डिफाइन करने की पावर कोर्ट रखता है। और यदि पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर कोई ऐसा कानून बनाती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के मूलभूत ढांचे के विरुद्ध हो, उसके खिलाफ हो, तो उस पर रोक लगाने का अधिकार भी कोर्ट रखता है। नाउ सोर्स ऑफ रेवेन्यू। स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें रिवेन्यू के जो सोर्सेज हैं, जो टैक्स गवर्नमेंट वसूल करती है, उसको भी स्पेसिफाइड कर दिया गया है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट कौन सा टैक्स को, स्टेट गवर्नमेंट को कौन सा टैक्स जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा टैक्स वसूल करेगी, इसको पहले ही स्पेसिफाइड कर दिया गया है ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन या टकराव की स्थिति ना रहे। नाउ नंबर 7, तो फेडरलिज्म के 12 ऑब्जेक्टिव हैं, 2 उद्देश्य हैं। पहला क्या है? एक तो देश के अंदर इंटेग्रिटी एंड यूनिटी को बनाए रखना, देश के अंदर समानता, देश के अंदर जो एकता है उसको बनाए रखना, और जो रीजनल डाइवर्सिटी है, जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं, उनको एकोमोडेट करना। इट मीन्स जो जैसे इंडिया इज ए वास्ट कंट्री एंड हैज द डिफरेंट ट्रेडिशन, कल्चर, लैंग्वेज, तो इंडिया में जो अलग भांति प्रकार के अलग अलग राज्यों में जो लोग रहते हैं, उनका जो अपना कल्चर है, अपनी भाषा है, अपना ट्रेडिशन है,
अपनी परंपराएं हैं, फोक डांस है, फोक सॉन्ग है, सब सारे जो डिफरेंसेस हैं उनको एकोमोडेट करना, ये फेडरलिज्म के दो ऑब्जेक्टिव हैं। एक तो यूनिटी बनाए रखना, देश के अंदर एकता और अखंडता बनाए रखना, दूसरे जो विभिन्नताएं हैं, क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं, उनको समायोजित करना, एकोमोडेट करना। नाउ टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म कितनी तरह के होते हैं? देयर आर टू टाइप ऑफ फेडरलिज्म। नंबर वन, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होते हैं? व्हेन द इंडिपेंडेंट स्टेट कम क्लोज and they get unite for their sovereignty and security and the interest. It means जो जब इंडिपेंडेंट स्टेट होते हैं, जो स्वतंत्र राज्य होते हैं, वो सारे के सारे एक साथ आकर के एक अपनी फेडरेशन बना लेते हैं। किस लिए? एक तो सोवरेनिटी के लिए। सोवरेनिटी मीन्स के जो बाहरी ताकतें हैं वो उनके अंदरूनी मामलों में, आंतरिक मामलों में दखलंदाजी ना करें और उनकी अपनी आइडेंटिटी हो, उनकी अपनी पहचान बने, और सिक्योरिटी, सुरक्षा की दृष्टि से वो साथ आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूएसए। यूएसए में जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे उन्होंने मिलकर के एक यूनियन गवर्नमेंट बना ली, और फेडरलिज्म बनाया। सारे के सारे स्टेट एक साथ आए और उन्होंने मिलकर के एक फेडरेशन बना ली। इट मीन्स कमिंग टुगेदर। जो इंडिपेंडेंट, जो स्वतंत्र राज्य थे वो एक साथ आए और उन्होंने अपनी एक फेडरेशन बना ली, वो हुई कमिंग टुगेदर फेडरेशन। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया इसके एग्जाम्पल हैं। इसको यूं समझिए कि एक स्टेट ये है, एक स्टेट ये है, एक स्टेट ये है, एक ये स्टेट है, ये स्टेट है, ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे। तो अपने आप को सिक्योर करने के लिए, अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए और अपनी सोवरेनिटी बरकरार रखने के लिए इन सब ने मिलकर के एक फेडरेशन बना ली और एक यूनियन गवर्नमेंट बना ली। यानी कि ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे और इन्होंने अपनी एक यूनियन गवर्नमेंट बना ली। ये हुई कमिंग टुगेदर फेडरेशन। नाउ नंबर 2, holding together federation. Holding together federation means when a big country, when a nation divide its power in various स्टेट्स। जब कोई बड़ा देश अपनी पावर को अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड कर दे, जैसे इंडिया, स्पेन। इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, इंडिया एक बड़ा देश था, उसने क्या करा, उसने अपनी पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी। अलग अलग डिफरेंट जो यूपी, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश जितने भी स्टेट्स हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट बना दी। यानी कि इंडिया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, जो एक बड़ा देश था और उसने अपनी
पावर को डिफरेंट स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया, वो हुई होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। नाउ द रिमेनिंग पार्ट of this chapter in the next video. Thank you.